दोपहर के 12 बजे सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा यह शख्स विनोद भराड़ा के घर की तरफ जा रहा है। उस वक्त घर पर विनोद भराड़ा अपने रूम में लेट के आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट के चलते उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। वहीं उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी। मेन डोर खुला होने की वजह से यह आदमी आराम से घर में दाखिल होता है और दबे पांव अंदर आ जाता है। किसी को भी इस अनजान शख्स के घर के अंदर होने की खबर नहीं लगती। मौका पाकर वह शख्स उस कमरे में घुस जाता है जहां विनोद भराड़ा लेटे हुए थे और उन पर हमला कर देता है। शोर सुनकर किचन में खाना बना रही उनकी वाइफ निधि भागकर बाहर निकलती है और अपने पति पर हमला होते हुए देख वह बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है, लेकिन नाकाम हो जाने पर वह फ़ौरन घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर पड़ोसी और घरवाले बिना देरी किए भागकर अंदर आते हैं। दरवाज़ा अंदर से इस तरह बंद था कि लोगों की लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल पा रहा था। वह चाहकर भी बेबस विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। जिस दरवाजे से वह आदमी विनोद के कमरे में घुसा था, उस दरवाजे के बगल में एक खिड़की थी जो उस वक्त बाई चांस खुली हुई थी। मदद को आए लोग देखते हैं कि उस आदमी ने पहले विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर गन निकालकर एक गोली कमर में और एक गोली सर पर मार दी। फिर उसने तीसरी गोली लोड की और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकलकर भागा। बंदूक दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन न सिर्फ उन लोगों ने उसे बिना डरे पकड़ा, बल्कि मोहल्ले वालों ने खंबे से बांधकर उसे पीटा भी। अक्सर ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वह बोला, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। लोग अपने घर में बैठे थे, आवाज़ आई गोली की। लोग भाग के गए, उसको पकड़ा और खूब मारा पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो अंदर उसको गोली लग चुकी थी। विनोद भराड़ा को जब गोली मारी गई थी तो विनोद के घर पर सिर्फ विनोद और उनकी मिसेज ही थी। जहां एक तरफ लोगों ने इस मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल लेकर पहले ही जा चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य से सिर पर गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा जिंदगी से हार चुके थे। दिन दहाड़े आंखों के सामने अपने ही बेटे का खून होते हुए देखना, इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या ही हो सकता है। विनोद की वाइफ निधि को जैसे ही डेथ की खबर मिली, वह सदमे से बेहोश हो गई। हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सवाल यह था कि आखिर इस मर्डर के पीछे कातिल का असली मकसद क्या था। यह समझने के लिए चलते हैं इस इंसिडेंट से 2 महीने 10 दिन पहले। 5 अक्टूबर 2021 सुखदेव नगर पानीपत शाम का वक्त था और रोज़ की तरह विनोद घर के पास अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी डाले बैठे हुए थे। तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक से आकर विनोद को सीधे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद काफ़ी कम थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा कि विनोद बाल बाल बच गए। हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। विनोद के चाचा की कंप्लेंट पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। उसने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। यह एक हिट एंड रन केस था, इसलिए थोड़े ही दिन बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भटिंडा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। देव सुनार बाहर आने के बाद से विनोद भराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब बात नहीं बन रही थी तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया, लेकिन वह कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा हो वही पूरा सच हो। ये एक कहावत है कि एक आधा सच खुद में एक पूरा झूठ है, और यह बात इस केस पर फिट बैठती है। तो क्या है पूरा सच, क्या है गहरी साजिश, और कैसे एक मैसेज से हुआ सच का खुलासा, यह जानने के लिए चलते हैं इस केस की गहराई तक। दरअसल विनोद भराड़ा का खुद का पानीपत के परमहंस कुटिया में एक कंप्यूटर सेंटर था। वह न सिर्फ अपनी फील्ड में बल्कि सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। हार्ट रूम का हमेशा उद्देश्य ये रहा कि आईडी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम अपने पानीपत वासियों तक पहुंचा सकें।
चाहे अनाथ लड़कों को फ्री में एजुकेशन देना हो या पर्यावरण के लिए जागरूक करना हो, ज़रूरतमंदों को खाना बांटना हो या फिर मुश्किल वक्त में अपनी क्षमता से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना हो। विनोद भराड़ा का कैरेक्टर ऐसा था कि ना सिर्फ समाज में उनका नाम था बल्कि हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब हमने रिसर्च की तो हमें यह सब कुछ मिला जो इंसान एक अपने आइडियल लाइफ में अपने लिए जो उम्मीद करता है। विनोद की मैरिड लाइफ भी बेहद अच्छी थी। अपनी वाइफ निधि के साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। परिवार में भी हर शख्स एक दूसरे से एक मजबूत डोर से जुड़ा हुआ था। न फैमिली में कोई विवाद था और ना ही कोई रंजिश थी। आज के दौर में भराड़ा फैमिली उस आदर्श फैमिली की तरह थी जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं। ऐसे में इनके परिवार को किसकी नज़र लग गई कि विनोद की मर्डर के 2 साल बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक मैसेज आता है। यह मैसेज इस केस की अहम कड़ी बनने वाला था, क्योंकि यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रहकर विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा ने भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई विनोद भराड़ा की हत्या के पीछे परिवार के किसी एक शख्स का हाथ बताया था और केस को रीइन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी। प्रमोद भराड़ा ने पहले भी पुलिस को अप्रोच किया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। इसलिए जब अजीत शेखावत पानी में एसपी बनकर आए तो प्रमोद भराड़ा के दिल में अपने भाई विनोद को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगी, क्योंकि एसपी अजीत शेखावत की इमेज एक ईमानदार, हाईली इंटेलिजेंट और निडर सुपर पुलिस की थी। एसपी अजीत शेखावत ने फ़ौरन इस केस से जुड़ी फाइल्स मंगवाई और पूरे केस को समझना शुरू किया, जिसमें उनको एक ऐसा एंगल नज़र आया जो उनके दिमाग में खटक गया। अपने देश में वैसे भी हिडन केसेस में बहुत भारी सज़ा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर देव मामूली सज़ा काट कर निकल आया, जो फिर उसने इस बात के लिए मर्डर क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली चलाने वाले देव की बंदूक का ट्रिगर असलियत में किसी और के हाथ में हो। एसपी शेखावत ने CIA यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार ने इस केस को सीक्रेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला, ताकि इसमें इन्वॉल्व असली अपराधी को इसके बारे में भनक न लग पाए। क्राइम केसेस की इन्वेस्टिगेशन में अपराधी के कुछ इम्पोर्टेंट एंगल पर नज़र डालना ज़रूरी होता है, जैसे पर्सनल, सोशल एंड फाइनेंशियल, और अक्सर ये तीनों एंगल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसलिए नए सिरे से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने देव सुनार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने निकल कर आए। पहला, जिस ट्रक से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट से कुछ दिनों पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम कई जगह पर आ रहा था और वह नाम था सुमित का। देव सुनार की कॉल रिकॉर्डिंग में एक स्ट्रेंज पैटर्न मिला। एक्सीडेंट और मर्डर सिर्फ इन 2 घटनाओं के आसपास के दिनों में देव और सुमित के बीच में कई बार काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने सुमित के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की शॉप थी। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वह शख्स था जिसने देव सुनार की एक्सीडेंट केस में बेल करवाई थी। पुलिस के लिए जानना जरूरी था कि आखिर सुमित का विनोद भराड़ा के मर्डर केस में क्या कनेक्शन था। इस नए सिरे से शुरू हुई पुलिस जांच से इस केस में नई परतें खुलना शुरू हुईं। इतने सालों से दबी पड़ी थी सुमित की पर्सनल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्डिंग से एक ऐसा राज खोलने वाले थे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुमित की कॉल लिस्ट में एक नाम सामने निकल कर आया जिससे सुमित की रोज़ घंटों तक बात हुआ करती थी, और वही नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी मिला जिससे सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे। वह नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ निधि का। देव सुनार, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद की मर्डर केस से जुड़े हुए थे। इतने प्रूफ काफ़ी थे सुमित और निधि से पूछताछ करने के लिए, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को उठा लिया। शुरुआत में तो दोनों साफ साफ मुकर गए, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वह CCTV फुटेज दिखाई तो वह हैरान हो गई और सहम गई। दोस्तों, 15 दिसंबर 2021 की इस CCTV फुटेज में देव सुनार जब विनोद के घर में घुसा था तब निधि किचन में खाना बना रही थी और उसे देव के आने की खबर पहले से ही थी।
इसलिए उसने मेन डोर अंदर से लॉक नहीं किया था। फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि देव सुनार जब घर के अंदर आता है तो निधि को देखकर वह नमस्ते करता है और फिर दोनों इशारे में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। निधि खुद इशारा करके देव को उस रूम में भेजती है जहां विनोद लेटकर आराम कर रहे थे, और जैसे ही देव के कमरे में दाखिल होकर विनोद पर हमला बोलता है, वैसे ही निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है और वह चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती है। गौर से देखेंगे तो निधि ने दरवाज़ा खोलने की ज़्यादा कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह सारा खेल तो उसी का रचा हुआ था। इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने इस केस में एक नई जान डाल दी थी। मगर एक सवाल जो मेरी तरह आपके भी मन में होगा कि आखिर 2.5 साल पुरानी इस फुटेज को पुलिस ने तब क्यों नहीं देखा था। इसका जवाब है इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस टीम की आधी अधूरी जांच, जिन्होंने कभी इस केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं की और सबने यह मान लिया कि यह सब एक्सीडेंट के केस को लेकर किया गया है। पुलिस ने जब यह फुटेज निधि के सामने रखी तो उसने बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस अपने पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। और यहाँ से पूरी कहानी सबके सामने आ गई। विनोद और निधि के बीच रिश्ते हमेशा से न सिर्फ अच्छे थे, बल्कि दोनों के बीच के रिश्ते पूरे परिवार में जग जाहिर थे। विनोद के लिए निधि उनसे भी बढ़कर थी। दोनों के बीच ना कभी किसी ने अनबन होते हुए देखी थी और ना ही कोई झगड़ा। यहाँ तक निधि का विनोद की फैमिली से भी बहुत क्लोज कनेक्शन था, चाहे पूजा पाठ हो या फिर फेस्टिवल हो, या चाहे फैमिली टाइम्स हो या फिर बिजनेस हो। निधि हर काम में विनोद का साथ देती थी, यहाँ तक कि विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत तक रखती थी। यहाँ तक कि परिवार का हर मेंबर भी उसे बेहद प्यार और सम्मान देता था। निधि न सिर्फ एक आइडल हाउसवाइफ थी, बल्कि एक आइडल बहू भी थी, और इसके साथ साथ वह अपने बच्चों की भी परवरिश कर रही थी। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। निधि की मैरिड लाइफ में वह सब कुछ था जिसका एक लड़की सपना देखती है, और सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते निधि ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। साल 1921 में निधि ने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर लिया था और उसके इस फैसले का विनोद ने भी सपोर्ट किया। जिम में उसकी मुलाकात एक सुमित नाम के बंदे से हुई जो वहाँ पर ट्रेनर था और निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और कुछ ही वक्त में अफेयर शुरू हो गया। सुमित को न सिर्फ निधि के शादीशुदा होने की बात पता चली थी, बल्कि उसकी नज़र विनोद भराड़ा के पैसों पर भी थी। नए नए इसकी छुपाना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपके हाव भाव, चाल ढाल, मेंटल हेल्थ सब में अंतर आने लगता है, और अगर कोई इसे छुपाना चाहे उस चक्कर में गलती हो ही जाती है, जिसे न चाहते हुए भी सब कुछ सामने आ ही जाता है। और वही निधि के साथ भी हुआ। निधि जिम के अलावा और भी घर पर फ़ोन पर घंटों सुमित से बात किया करती थी। जब विनोद के घर आने का वक्त होता था तो वह सिर्फ सुमित की कॉल लॉग की जगह पूरी कॉल हिस्ट्री ही डिलीट कर देती थी। एक बार विनोद ने निधि के फ़ोन में यह बात नोटिस की, जिससे उसके मन में कुछ शक पैदा हुआ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन रोज़ अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। शक दिमाग में बैठ चुका था। फिर तभी एक दिन विनोद ने मैसेंजर पर निधि और सुमित की रोमांटिक चैट देख ली। विनोद ने वैसे ही रिएक्ट किया जो एक सिचुएशन में कोई भी हस्बैंड करता है, और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। यहाँ तक कुछ रिसोर्सेज से ये भी पता चलता है कि विनोद ने निधि से दूर रहने की धमकी भी दी थी, लेकिन यह बातें सिर्फ विनोद और निधि के बीच ही रह गईं और परिवार में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं लगी। शायद विनोद बच्चों का मुंह देखकर निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में एक पार्टनर गलती करने के बाद संभल भी जाता है। लेकिन निधि ने सुमित और अपनी फैमिली के बीच सुमित को ही चुना। निधि के इरादे कुछ और ही थे, क्योंकि विनोद अब रास्ते का वह रोड़ा था जिसे वह हर कीमत पर हटाना चाहती थी। साथ ही विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता। लेकिन सितंबर 2021 को निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद के नाम की सुपारी दी। प्लान विनोद की मौत को एक्सीडेंट दिखाने का था, ताकि यह एक हिट एंड रन केस लगे। इसके लिए निधि ने ही देव को 10 लाख रुपए के साथ उसके परिवार का और साथ ही केस में लगने वाले फीस का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया था। निधि ने ही वह पिकअप ट्रक खरीद कर देव को दी थी, जिसकी EMI वही भर रही थी।
5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अकॉर्डिंग देव सुनार ने विनोद को ट्रक से टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत से विनोद जिंदा बच गए। वह निधि ही थी जिसने देव सुनार को विनोद की लोकेशन और रूटीन के बारे में पहले से ही खबर दे रखी थी। देव को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में बेल पर बाहर भी आ गया, लेकिन प्लान तो अभी भी अधूरा था। इसलिए 15 दिसंबर 2021 को यह तय हुआ कि देव सुनार विनोद से केस के समझौते की बात करने के बहाने पर आएगा और गोली मारकर विनोद की हत्या कर देगा। और जैसा आपको पता भी है कि यह प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। आखिरकार निधि ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। कवि ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के साथ रहने वाली निधि वह अजगर थी जो अपने ही साथी को निगल गई। अब सवाल यह आता है कि घर से इतना दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा को निधि पर शक कैसे हुआ। विनोद को गुजर जाने के बाद निधि ने सबसे पहले यह कहकर घर छोड़ा कि यह घर उसे पल पल विनोद की याद दिलाता है, इसलिए वह दूसरी जगह पर अपने बच्चों और फादर इन लॉ के साथ शिफ्ट हो जाती है। नई जगह वह इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि वह बिना रोक टोक के आराम से सुमित से मिल सके, उसे अपने घर बुला सके। और नई जगह होगी तो ना ही कोई जान पहचान सकता है और ना ही किसी को शक होगा। विनोद की इंश्योरेंस का पैसा तो निधि के हाथ आ गया था और साथ ही धीरे धीरे उसने अपने बैंक के अकाउंट को भी खाली कर दिया था। कुछ महीनों बाद उसने अपने बेटे और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था और अब अपनी आज़ादी की एक नई ज़िंदगी जी रही थी, वहीं आज़ादी जो उसने अपना कैरेक्टर बेचकर खरीदी थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि विनोद की डेथ के बाद कुछ महीनों बाद ही निधि ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। ये सारी बातें अपने चुपचाप तरीके से अपने रिसोर्सेज के थ्रू प्रमोद भराड़ा को पता चल रही थीं। उन्हें निधि के चाल चलन पर शक था, लेकिन यकीन की मोहर तब लग गई थी जब मार्च 2024 में विनोद भराड़ा मर्डर केस की प्राइम विटनेस निधि कोर्ट में अपने ही पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से इनकार कर दिया। प्रमोद जी ने कई बार पानीपत पुलिस से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन जब आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत के एसपी की पोस्ट संभाली तो उनकी ईमानदार और तेज तरार वाली इमेज को देखते हुए प्रमोद ने इंसाफ की उम्मीद रखते हुए उनसे केस को रीइन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने न सिर्फ असली मुजरिमों को जेल भिजवाया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही करने वाली पहली पुलिस टीम पर जांच भी बैठा दी। निधि के मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घिनौना फितरत छुपी हुई थी। उसने न सिर्फ इतने पुराने रिश्ते को तार तार कर दिया, बल्कि खुद ही अपने बच्चों के सर से पिता का साया भी छीन लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।